हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो एनसीईआरटी ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं और आज की इस वीडियो में क्लास 7th का चैप्टर 5 हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है वाटर यानी पानी। तो इसमें कुछ चैप्टर्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, आपने अगर नहीं देखे हैं तो देख लें। क्लास 6 की ज्योग्राफी में पहले ही करा चुकी हूँ, काफ़ी टाइम पहले कराई थी मैंने वो, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। कम टाइम की वजह से वहीं से मैंने कंटिन्यू कर दिया है। तो आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। टेलीग्राम से आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं क्लासेस की, क्योंकि लाइव क्लासेस भी चल रही हैं। इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, ओशन सर्कुलेशन जैसे कि वेव, टाइड्स, ओशन करेंट्स, और इसके अलावा सुनामी जो है, सुनामी के बारे में जानने वाले हैं। तो अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर लगातार अपना रूप बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल और भूमि के बीच चक्कर लगाता रहता है। इस चक्कर लगाने को हम कहते हैं क्या? वाटर साइकिल। वाटर साइकिल इसको कहते हैं। सूर्य की गर्मी के कारण जो पानी है वो वाष्प में बदल जाता है। तो वाष्प में बदल जाता है जब जल वाष्प ठंडी हो जाती है। तो आपको पता ही है, जब ऊपर ऊंचाई पर जाते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर कम रहता है, तो वहाँ पर जाकर के जल वाष्प ठंडी हो जाती है। अब ठंडी हो जाती है तो ये संघनित होकर बादल बन जाता है, और जब ये काफ़ी हैवी हो जाता है वहाँ पर होल्ड करने के लिए, तो फिर ये बारिश, हिमपात या फिर ओलावृष्टि के रूप में भूमि या समुद्र पर नीचे गिरता है। इन सभी रूपों में जो ये गिरता है इसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन यानी कि वर्षण। तो वर्षण के ये तीनों रूप हैं। बारिश और वर्षण जो है अलग अलग चीज़ है। वर्षण के तीनों रूप हैं और ये वर्षा है, ये वर्षण का ही एक रूप माना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो वाटर साइकिल है वो हमारा चलता है। यहाँ पर सबसे पहले देखो, पानी जो भरा हुआ है, ये पानी जो भरा हुआ है ये इवेपोरेशन इसका होता है, वाष्प बनकर ये उड़ जाता है। और जब ये ऊंचाई पर जाता है तो ऊंचाई पर टेम्परेचर कम होने की वजह से ये कंडेंस हो जाता है, बादलों में एक तरह से इसका रूप बदल जाता है, जो आपने बादल देखे हैं। अब जब ये होल्ड नहीं कर पाता है तो फिर इस जो पानी है, इस पानी को फिर प्रेसिपिटेशन के रूप में जो है पृथ्वी पर गिरा देता है। तो ये जो प्रेसिपिटेशन है ये 3 रूपों में गिरती है पृथ्वी पर। ओला के रूप में, ओला आपने देखे होंगे जो व्हाइट कलर के होते हैं, पत्थर जैसे। इसके अलावा जो आपने स्नोफॉल देखा है वो भी इसी का रूप है। इसके अलावा जो बारिश होती है वो भी इसी का रूप है। तो 3 रूप हैं प्रेसिपिटेशन यानी वर्षण के। इसके बाद जब ये ज़मीन पर गिर जाता है तो फिर से ये कलेक्ट ऐसी हो जाता है जैसे पहले था। तो अब क्योंकि ये यही साइकिल में चलता रहता है तो इसी वजह से इसको कहते हैं वाटर साइकिल। तो पृथ्वी जो है एक थलशाला की तरह है। थलशाला क्या है? यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक इस तरह का बर्तन में अगर हम इस तरह से पेड़ पौधे लगा दें तो ये जो है ये छोटे घर के पौधों को रखने के लिए कृत्रिम बाड़ा है। तो यहाँ पर हम छोटे छोटे पौधे रखते हैं। तो और देखो, जल चक्र की बात करें, जल चक्र जो मैंने अभी बताया आपको, वो जो पूरा प्रोसेस है ना, ऐसे जल जो है घूमता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। तो अब चक्कर लगाता रहता है तो इसका मतलब क्या है कि जो पानी है जो पहले था वो ही अभी है, तो वो कहीं गया नहीं है पृथ्वी से। अब क्योंकि भाई जब वाष्पीकरण हुआ उसके बाद संघनित हुआ, संघनित होकर के फिर वर्षण के रूप में फिर ज़मीन पर गिर गया फिर से। तो जब ज़मीन से जो पानी गया था वो वापस ज़मीन पर आ गया, तो वो कहीं गया नहीं। तो इसका मतलब जो पानी शताब्दियों पहले मौजूद था आज भी मौजूद है। हो सकता है हरियाणा के खेत की सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पानी 100 साल पहले अमेजन नदी में बहता हो हो सकता है वो इसी तरह से वाटर साइकिल के जरिए जो है चक्कर लगा रहा हो। तो मीठे पानी के स्रोत जो है कुछ प्रमुख स्रोत हैं, जैसे कि नदियाँ, तालाब, झरने और हिमनद। महासागरीय निकायों और समुद्रों में खारा पानी यानी लवणीय जल होता है, जो जिसमें कि नमक मिला होता है, पीने लायक नहीं होता। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। जल का वितरण देख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जो है जल से ढका है। अब सवाल ये उठता है कि पानी की कमी क्यों है, कि भाई बचाने के लिए क्यों कहते रहते जब इतना पानी है। तो पृथ्वी का सारा पानी जो है हमारे लिए उपलब्ध नहीं है क्योंकि वो खारा है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कि भाई जो पानी है वो किस किस रूप में हमारी पृथ्वी पर मौजूद है। तो देखो, जो खारे पानी की हम बात कर रहे हैं ये है 97.3%। 100% का डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखें तो 97.3% पानी जो है वो खारा है और वो हमारे यूज़ के लायक नहीं है। इसके अलावा बर्फ़ की टोपियों में ये जमा हुआ है, जिसको आप कह सकते हैं ग्लेशियर, जैसे कि बर्फ़ जमी हुई है एक तरह से, तो ये है 2%। इसके अलावा बाकी का जो है भूमिगत जल का जो परसेंट है ये है 0.68। मीठे पानी की झीलें जो हैं 0.009। स्थलीय समुद्र और नमकीन झीलें जो हैं वह 0.009। ये ताज़ा पानी की बात कर रहे हैं हम, ये ताज़ा पानी जो कि हमारे यूज़ में आता है
फिर एटमॉस्फेयर में देखें तो ये है 0.0019। नदियों में देखो, नदियों में तो बहुत कम है, और देखो आप कितनी सारी नदियाँ बह रही हैं, उसका जो परसेंटेज देखो तो कितना कम परसेंटेज है, 0.0001। तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन। और जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है, ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि पानी के बिना तो कोई काम होता नहीं है। अभी देखो यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे, महासागर, झीलें, नदियाँ, तो ये सभी आपको मिलेंगी, ये मुख्य मुख्य चीज़ें हैं। अब देखो इसके अलावा छोटी मोटी नदियाँ भी कितनी सारी हैं जो आप देखते हैं। यहाँ पर तो सिर्फ वो नदियाँ या सागर लिए गए हैं जो मतलब कि मैप पर दिख जाते हैं, बड़े बड़े हैं। इसके अलावा और भी बहुत छोटी छोटी नदियाँ, सागर वगैरह हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो आप मोटे मोटे तौर पर इनको, प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, और बाकी ये नदियाँ हैं, नील नदी, नाइजर नदी, कांगो नदी, ऑरेंज नदी, और ये भारत की नदियाँ हैं, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी। तो ये काफ़ी सारी नदियाँ हैं और सागर हैं और झीलें भी हैं। तो अब देख लेते हैं ओशन सर्कुलेशन, महासागरीय परिसंचरण। तो तालाबों और झीलों के शांत जल के विपरीत समुद्र का जल निरंतर गतिमान रहता है। देखो जहाँ पर आप देखें जो पॉन्ड हैं या फिर जो आपके लेक्स हैं, उनमें तो पानी जो शांत रहता है, उनमें कोई हलचल नहीं होती। लेकिन जो समुद्र का जल आप देखेंगे तो समुद्र में पानी जो है ना, लहरें उठती रहती हैं। तो इसका कारण है, ये कैसे होता है, महासागरीय गतियाँ होती रहती हैं, जो कि कई तरह की होती हैं, जैसे कि वेव्स, ज्वार भाटा और धाराएं। ओशन करंट्स के बारे में सुना होगा आपने, अभी आगे जानेंगे। सबसे पहले वेव्स के बारे में जान लेते हैं। जब समुद्र की सतह पर जल लगातार ऊपर उठता और गिरता है तो वे तरंगे कहलाती हैं, हवा से तरंगे बनती हैं। तो एक तूफान के दौरान बहुत तेज गति से चलने वाली हवाएं विशाल तरंगे बनती हैं। तो एक भूकंप, एक ज्वालामुखी विस्फोट या पानी के नीचे भूस्खलन के कारण लैंडस्लाइड अगर हो जाती है तो महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है, जिसकी वजह से विशाल तरंगे उठ सकती हैं, मतलब बहुत ऊंचाई तक ये तरंगे उठ सकती हैं। जो हमें नॉर्मल सी तरंगे दिख रही हैं वो काफ़ी भयानक हो सकती हैं। ऐसा ही एग्जाम्पल है सुनामी। सुनामी आप अगर जानकार रहे होगे, उस टाइम पर बचपन रहा होगा आपका 2004 में, तो उस टाइम पर हिंद महासागर में सुनामी आई थी, बहुत तबाही इसने मचाई थी। तो समुद्र में उत्पन्न होने वाली 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारी तरंगे हैं, ये ज़बरदस्त तबाही मचाती हैं ये, और जहाँ पर आ जाती हैं पूरा एरिया जो है तबाह कर देती हैं। तो हिंद महासागर में आई थी ये, और देखो कितनी ऊंचाई तक ये जा रही हैं। यहाँ पर आप अगर देखें जो घर हैं, घर वगैरह का अस्तित्व देखो, इनके सामने कितना छोटे पड़ गए हैं ये, तो कितनी ऊंची होंगी, तो ये काफ़ी ऊंची चली जाती हैं। तो अब सोचो, पानी जो इतना पावरफुल होता है, नदियों में ही जब बहाव चलता है तो कितना जो है फोर्स लगाता है, और जब इस तरह से तरंगे उठती हैं, जब कितनी पावरफुल ये हो जाती होंगी, तो आसपास की सारी चीज़ें जो है तबाह कर देती हैं। तो सुनामी एक तरह से ये जो है ली गई है, एक तरह से रियल सिचुएशन ली गई है। सुनामी पृथ्वी का तांडव, जो 2004 में जो हुई थी ना सुनामी, उसी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। सुनामी लहरों के पीछे वैसे तो कई कारण होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा असरदार कारण जो है वो है भूकंप। भूकंप की वजह से ज़्यादा आती हैं, और जो 2004 में आया था वो भी भूकंप की वजह से ही आई थी। इसके अलावा ज़मीन धंसने, ज्वालामुखी फटने, किसी तरह का विस्फोट होने और कभी कभी उल्कापात के असर से भी सुनामी लहरें उठ सकती हैं। जो मीटियोइड्स होते हैं ना, वो आगे गिर जाते हैं पृथ्वी पर, तो उससे भी हो जाता है। मतलब कई कारण हो सकते हैं सुनामी आने के लिए, भूकंप के कारण मतलब ही होता है, लेकिन भूकंप के अलावा भी और कारण भी हो सकते हैं। तो ये जो हिंद महासागर में सुनामी आई थी 2004 में, सुमात्रा की पश्चिम सीमा के करीब अधिकेंद्र के साथ भूकंप के कारण लहरें उत्पन्न हुई। तो ये जो अधिकेंद्र था ना, इसका एपिसेंटर मैंने बताया था आपको लास्ट जो हमने चैप्टर पढ़ा था जिसमें भूकंप के बारे में पढ़ा था। तो एपिसेंटर मैंने बताया था, जो इसका केंद्र होता है भूकंप का, उसके ऊपर जो ज़मीन वाली जो सतह होती है उसको ही कहते हैं एपिसेंटर। तो ये एपिसेंटर जो था ना, सुमात्रा के पश्चिम में था। अभी दिखाऊंगी मैं आपको कहाँ पर है ये भूकंप। सुनामी थी ये, और ये जो है रीज़न क्या था इसका सुनामी के आने का, भूकंप के आने का, भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी। आपको पता ही है जो प्लेट्स हैं जो हैं उन्हीं पर ये कॉन्टिनेंट्स जो है टिके हुए हैं, और ये जो भारतीय प्लेट थी बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी। अब ये जो प्लेट्स मूवमेंट जो करती रहती है ना, इनके कारण ही भूकंप आता है। अब ये जो भूकंप था बहुत ज़्यादा पावरफुल था। आप देखो 5 से ऊपर का भूकंप ही कितना खतरनाक होता है, और ये था 9.0 रिक्टर स्केल का भूकंप। तो सोच सकते हैं आप कितना भयानक ये रहा होगा। तो यहाँ पर मैंने देखो इसकी लोकेशन भी आपको दिखाने की कोशिश करी है। ये सुमात्रा द्वीप है यहाँ पर, तो इसके पश्चिम में यहाँ पर ये एपिसेंटर था इसका। यहाँ से मतलब ये उत्पन्न हुआ था, इसके नीचे वाला पॉइंट था वो जहाँ से ये उत्पन्न हुआ था। और यहाँ पर जो आप तरंगे देख रहे हो इसकी, यूँ समझ लो कि जहाँ पर इसकी तरंगे स्टार्ट हुई ना, वहाँ पर ज़्यादा तबाही इसने मचाई,
और यहाँ तक कि हम कहें तो जो हमारे भारत का जो ये तटीय इलाका आ रहा है, ये वाला लाल कलर से आप देख रहे होंगे, ये भूकंप की चपेट में आया था, और मतलब सुनामी की चपेट में। तो यहाँ पर भयंकर तबाही मचाई इसने। तो जहाँ जहाँ ये स्टार्ट होती हैं तरंगे, वहाँ पर इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा मतलब पड़ता है, बहुत ज़्यादा पावरफुली रहती हैं। फिर धीरे धीरे भूकंप का जो असर है दूर जाते जाते कम होने लगता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये पूरा एरिया, ये भारत का मैप है, यहाँ पर देख लो। और यहाँ के बाद आप देखो जो रेड कलर का एरिया है ना, यहाँ पर ज़्यादा तबाही से मचाई। तो आप देख सकते हो किस तरह से, कितनी दूरी तक ये फैला था इसका प्रकोप सुनामी का। तो यहाँ पर आगे देखें तो भारतीय प्लेट को बर्मा प्लेट के नीचे धकेलने के बाद पानी का जो द्रव्यमान है वापस समुद्र की ओर, तट की ओर चला गया। तो एक तरह से इसकी जो स्पीड थी वो थी 800 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब कितनी ज़्यादा स्पीड थी इसकी। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट, जिसको आप कहते हो दक्षिणतम बिंदु है भारत का, वो पूरी तरह से डूब गया था और 10,000 से अधिक लोग और लाख से अधिक घर प्रभावित हुए। सबसे अधिक प्रभावित आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के तटीय क्षेत्र थे। तो यहाँ पर स्टेट्स भी दिए हैं कौन से ज़्यादा प्रभावित थे। तो उड़ीसा बच गया, इसमें उड़ीसा नहीं दिया गया है। उड़ीसा से नीचे वाला जो एरिया ना, वहाँ पर ये आया था। तो क्या सुनामी का अनुमान लगाया जा सकता है, यहाँ पर ये क्वेश्चन किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि संभावित सुनामी की 3 घंटे पहले सूचना देना संभव है, मतलब 3 घंटे पहले अनुमान लगाया जा सकता है इसका। और हिंद महासागर में भी आते हैं ये सुनामी, और प्रशांत महासागर में भी आती हैं। तो दिसंबर 2004 की सुनामी पिछले कई सौ वर्षों में सबसे विनाशकारी सुनामी है। अब देखो इसका कारण क्या है कि इतनी तबाही मची और पता भी नहीं चला। तो कई सारे रीज़न है इसके, जैसे हिंद महासागर में निरीक्षण जो है उसकी कमी, एक तरह से मॉनिटरिंग जो होनी चाहिए, जांच जो होनी चाहिए उसमें कमी, प्रारंभिक चेतावनी की प्रणालियों और हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी। तो इसी वजह से ज़्यादा इसका जो है जो लॉस है वो झेलना पड़ा। सुनामी का जो पहला संकेत है, तटीय क्षेत्र में जल में तेजी से कमी आती है, फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती हैं। तो पहला संकेत ये होता है सुनामी का। अब बात कर लेते हैं टाइड्स की, वेव्स की हमने बात कर ली। टाइड्स जो है ज्वार भाटा इसको कहते हैं हिंदी में। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना जो है ज्वार भाटा कहलाता है। जब ये उच्चतम स्तर तक होता है तो इसको कहते हैं ज्वार, और निम्नतम स्तर यानी सबसे नीचे का जो लेवल होता है वाटर का, उसको हम कहते हैं भाटा। तो ज्वार कैसे बनते हैं, तो सूर्य और चंद्रमा द्वारा लगाया गया शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे का कारण बनता है। तो जो इनकी ग्रेविटेशनल जो पुल करते हैं ये सूर्य और चंद्रमा, उसकी वजह से लगता है ये, उसकी वजह से होता है ये ज्वार भाटा। तो यहाँ पर आगे अगर हम देखें इसके बारे में, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट आ जाता है। भाई जब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा तो क्या होगा, पृथ्वी का जल जो है चंद्रमा के निकट आएगा। जैसे पृथ्वी में होता है गुरुत्वाकर्षण बल, कोई भी चीज़ फेंको ऊपर तो वो नीचे ही आती है, ऐसे ही गुरुत्वाकर्षण बल इनमें भी है, चंद्रमा से भी लगता है। तो उच्च ज्वार का कारण ये बनता है। और पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों के दौरान सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही पंक्ति में होते हैं तो ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। तो यहाँ पर जो सिचुएशन है, यहाँ पर ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, जिसकी वजह से सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इनको कहते हैं व्रत ज्वार, स्प्रिंग टाइड्स हम कह देंगे इंग्लिश में। तो इस सिचुएशन में सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। नेक्स्ट है जब चंद्रमा अपनी पहली और आखिरी चतुर्थांश में होता है, कुछ इस तरह की सिचुएशन में, तो सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। इन ज्वारों को कहते हैं लघु ज्वार भाटा। तो ध्यान रखेंगे, ऐसी जब पोजीशन होती है तो जब आता है लघु ज्वार भाटा। अब देखो ज्वार के कुछ लाभ भी होते हैं। उच्च ज्वार नौ संचालन में मदद करते हैं, भाई नेविगेशन में जो है इससे मदद मिलती है। और वे तटों के करीब जो है जल स्तर को बढ़ाते हैं, जिससे जहाज़ों को बंदरगाह पर आसानी से पहुंचने में मदद मिलती है। तीसरा है उच्च ज्वार मछली पकड़ने में मदद करते हैं। भाई किनारे पर पहुंच जाती मछलियां तो इजीली पकड़ में आ जाती हैं। ज्वार बिजली पैदा करने में भी सहायक होते हैं, तो ज्वारीय बिजली संयंत्र भी आपको देखने को मिल जाएंगे, टाइडल पावर प्लांट भी मिल जाएंगे जिनसे बिजली जो है बनाई जाती है। अब बात कर लेते हैं तीसरी हमारे पॉइंट की, जो कि है महासागरीय धाराएं, ओशन करेंट्स। इनसे क्वेश्चन बहुत आता तो सभी पॉइंट से है, लेकिन इनसे भी काफ़ी पूछे जाते हैं। महासागरीय धारा समुद्र की सतह पर निश्चित दिशाओं में बहने वाली जलधाराएं होती हैं। एक इनका फिक्स डायरेक्शन होता है। ये होती हैं 2 तरह की, गर्म महासागरीय धारा और शीत महासागरीय धारा। एक तो वार्म होती है और एक होती है कोल्ड। गर्म महासागरीय धाराएं जो हैं भूमध्य रेखा के पास उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर बढ़ती हैं। ये गर्म क्यों है भाई, देखो यहाँ पर ये है इक्वेटर।
अब इक्वेटर के पास जो है टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। अब टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो जब ये इधर से जाएंगी तो गर्म ही रहेंगी भाई, जब पानी गर्म रहेगा तो ये भी गर्म रहेंगी। तो ये जब इस तरह से जाएंगी ध्रुवों की ओर ये बढ़ती हैं, ये ध्रुवों की ओर बढ़ेंगी लेकिन होती हैं गर्म धाराएं। और ऐसे ही इसके अपोजिट होती हैं शीत महासागरीय धारा, जो कि यहाँ से उत्पन्न होगी ध्रुवों से और इक्वेटर की तरफ जाएंगी। ये क्योंकि ठंडे इलाके में से बन रही हैं तो ये होती हैं ठंडी महासागरीय धाराएं, तो ये ध्रुवों की तरफ से इक्वेटर की तरफ बढ़ती हैं। तो ये पानी को ध्रुवीय या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निचले अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। तो ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है भाई निचले अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। 0 डिग्री मतलब तो निचला हो गया ना अक्षांश, यहाँ पे 90 डिग्री अक्षांश होगा तो 90 से कम जाएगा तो निचला अक्षांश हो गया ना। तो यहाँ से इधर वाली उठेंगी जो ध्रुवों से, वो ऐसे इधर से जाएंगी। लेकिन इस पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ धाराएं जो हैं अपोजिट भी हो सकती हैं इसके, यानी कि वो ध्रुव से अगर बन रही हैं तो गर्म हो सकती हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं लेकिन मेन जो रूल है वो यही काम करता है जो मैंने अभी बताया। अब इसमें कुछ धाराएं हैं जो मुख्य धाराएं हैं जो पूछी जाती हैं एग्जाम में। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं जो हैं शीत जलधाराएं होती है, ठंडी है ये, और गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म जलधारा है। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है, तो गर्म जलधाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। ध्यान रखेंगे भाई गर्म है तो गर्म ही टेम्परेचर हो जाएगा वहाँ का। और जिस स्थान पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वो स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है, यानी कि फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड वो बन जाता है बेस्ट, जहां पर दोनों धाराएं मिलती हैं। तो ऐसे ही 2 जगह हैं जो कि विश्व प्रसिद्ध हैं, जैसे कि जापान के आसपास जहां पर ठंडी और गर्म जलधारा मिलती है, दूसरी है उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट। तो यहाँ पर गर्म और ठंडी जो है जलधारा मिलती है, यहाँ कोहरे वाला मौसम बन जाता है, उसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है, नेविगेशन में प्रॉब्लम आती है वहाँ पर। देखो यहाँ पर देख लो ठंडी और गर्म जलधारा जो है, जो रेड कलर से दिखाई गई है वो है गर्म जलधारा। तो आप यहाँ पर देखोगे ये बीचों बीच इक्वेटर है। अब यहाँ से देखो जो गर्म जलधाराएं हैं इक्वेटर से बन रही हैं, डायरेक्शन देखो उनकी ध्रुवों की तरफ बढ़ रही हैं, ये हैं गर्म जलधाराएं। और इधर भी देखो जो इक्वेटर से बनी ये जा रही हैं। कुछ इसमें एक्सेप्शंस मिल सकते हैं पर मेन रूल यही है कि भाई इक्वेटर से बनेगी तो गर्म जलधारा ही होगी। अब जो ठंडी हैं वो ब्लू कलर से दिखाई गई हैं, ये ध्रुवों की तरफ से इक्वेटर की ओर बढ़ रही हैं, तो देख सकते हैं आप। अब ये जो मैंने 2 जगह बताई थी आपको जहाँ पर मत्स्य क्षेत्र अच्छा बन जाता है, फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड, ये है यहाँ पर लेब्राडोर की ये धारा आ रही है और एक गल्फ स्ट्रीम की धारा यहाँ पर मिल रही है, तो यहाँ पर बन जाता है फिशिंग ग्राउंड बेस्ट। और एक यहाँ पर फिशिंग ग्राउंड अच्छा बनता है जापान के पास में। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपकी बुक में बीच बीच में दिए हुए थे बॉक्सेस में, इनको हम नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर लवणता की मैं बात करूँ, लवणता शब्द यूज हुआ था चैप्टर में। तो लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। भाई 1000 ग्राम पानी में जितनी मात्रा नमक की होगी उसी के हिसाब से जो है लवणता हम मापते हैं। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है, यानी कि 1000 ग्राम जो जल है उसमें 35 भाग जो है इसमें लवणता है, नमक है इतना। इसके अलावा 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। मतलब एक तरह से जल संरक्षण की विभिन्न विधियां जो है लाई जाती हैं। और इसके अलावा इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा लवणता इसमें मिलती है। तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है, मतलब कि एक तरह से फ्लोट कर सकते हैं, उसमें जो है तैर जाते हैं ऊपर ही। सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे जापानी भाषा का शब्द है, पूछा जाता है कौन सी भाषा का ये शब्द है। और इसके बाद है एक पॉइंट और बच गया है, जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती हैं, जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगे भी उतनी ही बड़ी हो जाती हैं। तो ध्यान रखेंगे इन पॉइंट्स को। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और कमेंट करके जरूर बताएं क्लास आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग, स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डेली लाइव क्लास देखना ना भूलें 4 बजे से।